सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो फासला है, जो खलीज है, वो बड़ी होती जा रही है। और रोज़ाना की बुनियाद पर कोई एक ऐसा बयान सामने आता है जो कि इस फासले को मज़ीद बढ़ा देता है। फिर उस पर रद्द अमल का सिलसिला शुरू होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक साजिश की जा रही है। और वो साजिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फ़ौज को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई करवा दी जाए। और ये साजिश इस वक्त की हुकूमत कर रही है, तो ज़ाहिर है उस पर हुकूमत का रद्द अमल बनता भी था। हुकूमत सामने आई उस पर, और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने उस पर अपना रद्द अमल दिया और कहा कि जो माजी में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को लेकर प्रोपेगेंडा करती रही है, मुख्तलिफ अफराद को और इदारे को जिस तरह वो बदनाम करती रही है, वो सबके सामने है। वो कुछ भी ढका छुपा नहीं है और वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। माजी करीब में ये सब कुछ हुआ है। तो अब ये दोनों तरफ के जो बयानात हैं ये सामने आ रहे हैं। और ये सब कुछ एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा है जब हम ये सियासी तलखी इतनी बढ़ती हुई देख रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट भी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातों से लेने की कोशिश की जा रही है। यानी जो जमात अपोजिशन में होती है, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर ले तो वो उसको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती। अब एहतजाज की इजाज़त के लिए भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अदालतों में जाना पड़ता है। आज जमात इस्लामी ने जब एहतजाज की कोशिश की, वो एहतजाज किसी सियासी मकसद के लिए नहीं था, वो महंगाई के ख़िलाफ़ था। वो जो इस वक्त अवामी मसाइल हैं, जो एक एक पाकिस्तानी जिस मसले से दो चार है, वो उसके ख़िलाफ़ था। लेकिन वहाँ पर फिर क्या हुआ, किस तरह के मनाजिर हमें देखने को मिले, वो पाकिस्तान में एक बड़ी आम सी बात होती जा रही है। तो ये इस तरह से मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, हुकूमत किस तरह ख़ुद को मुस्तहकम कर पाएगी, जब तक ये सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत ख़त्म नहीं होगी, जब तक अपोजिशन के साथ कुछ मामलात और ताल्लुकात में बेहतरी नहीं लाई जाएगी, तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। चूँकि इस वक्त अपोजिशन बात कर रही है नए इंतखाबात की। उमर अयूब साहब की गुफ्तगू सभी ने सुनी है, जो कह रहे हैं कि अब कौम नए इंतखाबात की तैयारी कर ले। यहाँ एक एहतजाज वो कामयाबी के साथ नहीं कर पा रहे हैं और बात वो नए इंतखाबात की कर रहे हैं, तो ये इशारे मिल रहे हैं कि आगे मामलात सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा सकते हैं। चूँकि हुकूमत इतनी आसानी से इनके तमाम मुतालबात को तो नहीं मानेगी, तो अब ये मामला क्यों इतने मुश्किल होते जा रहे हैं, आगे का मंजरनामा सियासी तौर पर क्या होगा, जो अपोजिशन की इस वक्त की मुश्किलात हैं वो कैसे कम या ख़त्म होंगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मौजूद हैं, खेलदास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तो अहमद उवैस साहब, ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है, ज़रा ये बताइएगा, किसी भी सियासी जमात का एहतजाज करने का जो हक़ होता है वो क्या होता है, आईन पाकिस्तान में क्या कुछ इस सिलसिले में मौजूद है, और किसी हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी जमात को एहतजाज करने का हक़ दे या ना दे और फिर उसको अदालत जाना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इख्तियार या जो हक़ पाकिस्तान का आइन किसी को दे दे, वो कोई हुकूमत उसको खींच नहीं सकती, उसको रोक नहीं सकती और उससे वो हक़ जो है छीन नहीं सकती। ये आइन, जब तक उसके लिए आइन को अमेंड करना पड़ेगा। और ये हक़ जो है, ये आइन का राइट ऑफ एसोसिएशन है, राइट ऑफ मूवमेंट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोफेस हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं और हर कॉमन मैन के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए ये राइट्स उसको दिए गए। और ये आप इसको आर्टिकल 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं, दो पार्टीज के दरमियान होता है। यहाँ पे एक पार्टी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी पार्टी पाकिस्तान के अवाम। और पाकिस्तान के अवाम ने अपने सारे राइट स्टेट के आगे सरेंडर कर दिए और इन रिटर्न स्टेट ने ये गारंटी दी कि फंडामेंटल राइट्स जो आपने सरेंडर किए हैं, हम उसकी गारंटी देते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके राइट प्रोटेक्ट करेंगे और आपको वो राइट अवेलेबल होंगे। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से आइन बना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मुकम्मल हुआ। अब ये पाकिस्तान के अवाम ने तो राइट सरेंडर कर दिए, अब ये राइट देने से इनकारी हैं। अच्छा। वो आइन को खराब तो ये कर रहे हैं, राइट्स जो अवेलेबल हैं उनको ये जो है वो अवाम को देने से इनकारी हैं। लिहाजा यही जिम्मेदारी जो है फिर अदलिया पे आ जाती है। ये मैं बिल्कुल आपको आइन के कानून के हवाले से बात बता रहा हूँ। सही।
हर जज जो है, चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या वो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, वो जब ओथ लेता है तो उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना या डिफेंड करना या प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आम आदमी को प्रोवाइड ना कर दे। सही। और अहमद साहब, क्या तो कुछ ऐसे मखसूस हालात होते हैं या कुछ ऐसे मखसूस इलाके के उन हालात का इतलाक वहाँ पर होता हो कि अगर सिक्योरिटी रीजंस हैं या कहीं ऐसा खदशा है कि कोई तकरीबकारी हो सकती है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए फिर हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि वो फिर ना इजाज़त दे, चाहे वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमाती क्यों ना हो? नहीं, ऐसे नहीं है। उसके लिए फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही एक उसका तरीक़ेकार प्रोवाइड करता है कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, और इमरजेंसी जब होगी, इम्पोज होगी, तो फिर उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए पूरी वो सूरत हाल बतानी पड़ती है और वो उसकी अप्रूवल जो है अदालत देती है, वरना अदालत में चैलेंज हो जाएंगे और अदालत स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है कि ये बदनीयती पे मबनी है इनका ये इम्पोज करना। इसलिए ये आसान काम नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में आइन मौजूद है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, लेकिन ना रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो अमल पैरा है, ना आइन को पर अमल हो रहा है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया गया है और ये एक डेस्पोटिज्म से हुकूमत चल रही है। ये बड़ी खतरनाक है। और इसके नताइज अब ये माइंडसेट क्या है हुकूमत का, क्यों खतरनाक नताइज की तरफ ये हुकूमत जा रही है? ज़रा खेलदार साहब ये बताइएगा कि जो जिस मसले से आवाम मुतासिर है, लोग परेशान हैं, अगर कुछ सियासी जमातें महंगाई के ख़िलाफ़ या अवामी मसाइल पर बाहर निकल रही हैं, तो आप क्यों उनको रोक कर अपने लिए गैर मकबूलियत का मामला कर रहे हैं? चूँकि जब से ये बजट आया, लोगों की मुश्किलात बढ़ी, तो लोगों में वैसे ही हुकूमत बड़ी गैर मकबूल हो गई थी। अब जो लोग उनके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनको भी रोक रहे हैं कि आप एहतजाज ना करें? देखें, हमें भी अवाम ने मुंतखब किया है और अवाम ने हमें इसलिए मुंतखब किया है, जो हम हुकूमत ने हमने बनाई है, हम अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, महंगाई है, बिजली के महंगे बिल है, हमें इसका एहसास है, इसका इदराक भी है। और हम मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिन्होंने पहले भी 2013 से लेकर 18 तक एक उनकी कारकर्दगी है, लोड शेडिंग का खात्मा है, दहशतगर्दी का खात्मा है, आवाम को तरक्की और खुशहाली का सफ़र पे लेके जा रहे थे, तरक्की दी, मोटरवेज दिए। तो अब भी जब हम 16 महीने की हुकूमत थी तो अवाम ने हम पे एतमाद किया। हमने पाकिस्तान को इन पौने 4 साल की नालायकों की गलतियों की वजह से जो डिफ़ाल्ट हो रहा था, उस मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात एक करके डिफ़ाल्ट होने से बचाया। अभी अगर हम हुकूमत में आए हैं, अभी कुछ महीने हुए हैं, 6 महीने भी हमें मुकम्मल नहीं हुए हैं। असल में ये जो एहतजाज है, ये एक इंतशारी टोला है, एक फसादी टोला है। 9 मई वाले हैं, इन्होंने जब हमारी 16 महीने की हुकूमत, तब भी ये 25 मई को एक टोला लेकर KPK से आ रहे थे। ये बार बार 2014 में भी इन्होंने धरना देकर पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश की। तो इस्लामाबाद में हम रेड जोन में इन टोलों को, इन फसादियों को अब दोबारा इजाज़त नहीं देंगे। अगर अदालत उनको इजाज़त देती है, कानूनी मामलात है, बिल्कुल इंतज़ामिया कोई ऐसा इनको रास्ता नहीं देगी जिस तरह ये अपना इंतशार फसाद फैलाया। आपने देखा बन्नू में पुरअमन एहतजाज हुआ, इन फसादी टोलों के लोगों ने वहाँ पे दहशतगर्दी, वहाँ पे साजिश करने की कोशिश की। ये इस वक्त दोबारा खेलदार साहब, अभी जो 2014 के धरने की आप मिसाल दे रहे हैं, तो वहाँ 126 दिन का धरना जब आपकी हुकूमत ने बर्दाश्त कर लिया, तो फिर यहाँ एक रोज़ा एहतजाज पर या चंद घंटों के एहतजाज पर फिर क्यों आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है? 25 मई और 9 मई जमहूरियत के खातिर इनको इजाज़त दी, मगर इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की रोकी। उस 126 दिन की धरनों में लोग भी उन जलसों धरनों में नहीं थे। ये आप मीडिया भी उस फसाद को लंबा चौड़ा करके दिखाती थी हमने, मगर उसका मुल्क को नुकसान हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, मुल्क की तरक्की सी पे एक रुका। मगर उसके बाद ये 9 मई के बाद ये ऐसी एक जमात, उसके बाद जब 2018 में इनकी हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अपोजिशन जमातों ने सबने एहतजाज किया। मौलाना साहब अपना आज़ादी मार्च लेकर गए, पीपल्स पार्टी सिंध से निकली, वो इस्लामाबाद तक पहुंची, हर तरह के मार्च की, हर तरह के एहतजाज की, हर तरह के धरने की। उस वक्त तो आज़ादी थी, कहीं कोई हुकूमत अपोजिशन जमातों को उस वक्त नहीं रोका करती थी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से पानामा के GIT के फैसले आए थे, हमने एक गमला नहीं तोड़ा था। 180-200 से ज़्यादा पेशियाँ हमने भुगती, कभी हमने अदालत में कोई एक गमला नहीं तोड़ा।
हम अगर लॉन्ग मार्च करके आए थे, कोई हमने स्टेट को, रियासत को, पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को कोई एक नुकसान आप बताएं, कोई हमने कोई एक खेलदा साहब, आपको रास्ते खुले मिलते थे, रास्ते ब्लॉक नहीं होते थे, सामने पुलिस की फोर्स नहीं होती थी आपको रोकने के लिए, वो पूरी जो एक इंतजामी पूरी एक मशीनरी होती है वो उन एहतजाज को या उस धरने को रोका नहीं करती थी ना, तो इसलिए आप लोग बड़ी आसानी के साथ निकल जाते थे। जब यहाँ सामने इतने बड़ी बड़ी पाबंदियां होंगी, रुकावटें होंगी, तो फिर वो एहतजाजी मुजाहिरीन उन रुकावटों को तो अबूर करेंगे ज़ाहिर है, और उसमें फिर क्लैश की सिचुएशन भी बन जाती है। असल में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमारी पार्टी, हमारी जमात इस मुल्क को संवारने वाली है। इस मुल्क में एहतजाज करना हर किसी को हक है, इस मुल्क में 9 मई करना किसी को हक नहीं होना चाहिए। क्या मुझे ये आप बताएं कि अमेरिका में अगर उधर वहाँ पे हमले होते हैं, क्या वहाँ कानून हरकत में नहीं आता? 3 महीने में सज़ाएं नहीं होती? यहाँ पे 1 साल हो गए ये दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, इनको अदालतों से सेकंडों में ज़मानतें भी मिलती है और इनको सहूलतकारी भी मिलती है। मगर हुकूमत का ये फैसला है किसी भी शरपसंद को, किसी भी फसादी टोले को, किसी इंतशार को अब हम बर्दाश्त नहीं करने। एक शख्स पर जब 40-40, 50-50 मुकदमात गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत बना देगी तो उसको अदालत से निकलने का मवाद खुद आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वो जो 38 गैर ज़रूरी केसेस होते हैं उसकी वजह से वो जो 2 लॉजिकल केस होते हैं वो भी मौसर नहीं रह पाते और फिर वो उसमें भी निकल पड़ता है, तो ये हुकूमत खुद मौका फराम करती है। देखिए केसेस हमारे पे भी बने थे ना, हमें 90 दिन ये रिमांड में रखते थे। ये फ़िरौनियत की जो हुकूमत थी ये चाहता था, ये नेब को, FIA को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के कहता था इनको कार्रवाई करो। नेब के चेयरमैन की वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करके हम पे कार्रवाई करवाता था। हमने किसी इदारे को ये नहीं बुला के कहा आप केसेस बनाओ, मगर जो मुजरम है उनको जो कानून हाथ में लेते हैं उसको सज़ा होनी चाहिए, उसके खिलाफ FIR भी कटेगी, उसको कानून हरकत में आएगा। हमने ये काम कभी इस तरह नहीं किया। ये इनकी हुकूमत में सब कुछ हुआ, इंतकाम का निशाना बनाया गया। हीरोन जैसा संगीन केस जो है जो डाली गई राना सनाउल्लाह की गाड़ी पे, हमें, हमारे कायदीन को, हमारे लीडरान को जिस अताब में इन्होंने रखा, हम तो नहीं चाहते कि इनका जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं जरा ये कितने लॉजिकल थे, कितने मंतकी थे और फिर ये क्यों अब खत्म हो गए? अगर ये बड़े उस वक्त शोर शराबे के साथ बनाए गए थे, बड़ी तैयारी के साथ, तो अहमद साहब ये जितने केसेस की अभी बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब वाला केस, एहसन इकबाल, उसमें फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी उस वक्त PMLN में थे, और एक लंबी फहरिस्त है। तो ये सारे केसेस आप लोग की उस हुकूमत में, ये लोग जेल में गए, वो केसेस बने, लेकिन अब उन केसेस का कहीं कोई नामो निशान नज़र नहीं आता और ज़ाहिर है ये उसको इंतकामी कार्रवाई से ताबीर करते हैं। आज वही चीज़ आप लोगों के साथ हो रही है, तो फिर अब शिकवा शिकायत कैसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब माजी में 4.25 साल ये कुछ होता रहे? देखिए, आप ये बात को जैसे कर रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत में 9 मार्च भी हुई है, एहतजाज भी हुए हैं, धरने भी हुए हैं और उनको कोई रोका नहीं गया, कोई FIR नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू की और इस्लामाबाद तक आए थे। जी, अभी मैंने जिक्र किया, वो और उनको याद कराया खेलदास साहब को मैंने, वो भी। हाँ, कोई रोका नहीं गया। ये तो जमहूरियत में सब कुछ चलता है, होता है। जहां तक राना सनाउल्लाह के केस की ताल्लुक है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। इसके चेयरमैन भी जो है वो सर्विंग जनरल होते हैं। अच्छा, और शहरियार आफरीदी साहब जो उस वक्त मुतल्लिका वजीर थे, जो कि हल्फ लेकर वो बात करते थे, वो भी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में थे? नहीं, दुरुस्त है, लेकिन वो अब बल्कि आपको मेरे ख्याल में अब 2 साल में जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की ताकत आपने देखी है, मुजाहरा हुआ है, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करते रहे हैं माजी में। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए और कहीं कहीं पे आपको फुल स्टॉप लगाना होगा, वरना जवाबुल जवाब के चक्कर में हर वक्त रहेंगे। जो ज्यादतियां कमी बेशी, उससे पहले ये सिलसिला तो चलता रहा। उससे पहले आप अभी ये कहते हैं कि जी हमने तो कभी बड़ा पुरअमन एहतजाज किए। इनको याद नहीं है नून लीग को और मियां नवाज शरीफ को कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा अदारा, ये 9 मई की बात करते हैं, उसके आगे तो कोर कमांडर हाउस की क्या हैसियत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा अदारा है जो पूरा मुल्क और आइन के बुनियाद के ऊपर पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है, उसके निज़ाम को कंट्रोल करता है। वहां जाके इन्होंने हमला किया और अदालतें तोड़ दी। जजिस को वहां से भागना पड़ा, वहां से अदालतों में से भागना पड़ा। ये आपके सामने ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो वो ये अब सवाल ये है कि मैं ये बात आपके सामने अर्ज करूंगा, इन सारी बातों के बावजूद जब तक के आप
मुस्तकबिल, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम इस तरह नहीं सोचेंगे कि आए हम अब जितनी भी आइन से खिलाफ वर्जी होती रही, जो खुल खेल हमने खेले या जिनके साथ मिलके खेले, अब नहीं खेलेंगे। हम आइन की पासदारी करते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएं। तो अहमद साहब, अब ज़ाहिर है आपकी जमात अब ये बात उस वक्त कर रही है ना जब आप लोग ऑपोजिशन में आ गए, जब पावर में नहीं है, अब किसी हद तक आप लोग कुछ हालात के मुतासिरीन हैं। चले नहीं करते। सवाल ये है ऑपोजिशन में नहीं, उस वक्त तो हमने ये आपको मैं ये रिकॉर्डेड आप पिछली सारी निकाल के देख लें, जितने एहतजाज मार्च वगैरह इनकी हुई हैं, कभी कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई उसके अंदर। ये तो अब वो इंडिविजुअल केस तो और पोजीशन है उनकी, तो बहुत सारे मामला और थे, क्योंकि उसमें जैसे जावेद इकबाल जो चेयरमैन थे नैब के, वो किसने लगाए थे? वो दोनों की रजामंदी से लगाए गए थे, पीपल पार्टी और नून लीग की, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, इनकी रजामंदी से लगते थे। और वो उन्होंने चुन के एक ऐसा आदमी लगाया था जो उनको प्रोटेक्ट करता था। यही वजह था वो कोई केस जो है वो किसी पाया तक अहमद साहब, उस दौर में कुछ आपको भी चंद चीज़ें याद होंगी कि जब वो जो कार्रवाई करने वाले होते थे, वो आपका कोई मिनिस्टर या खुद बानी पीटीआई जो सब वज़ीर आज़म थे, वो खुद अनाउंस कर देते थे आके कि फ़लाँ बंदा जेल में जाने वाला है, फ़लाँ के साथ ये कार्रवाई होने वाली है और हम इसको जेल में उठा के डालेंगे, और फिर वो 2 रोज़ बाद 3 रोज़ बाद वो कार्रवाई भी हो जाती थी। तो फिर वो बड़े सवालिया निशान उस वक्त और उस निज़ाम पर भी मौजूद है। सवाल ये है, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो उस वक्त के मामलात को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ना डिफेंड कर रहा हूँ। लैप्सेस, गलतियां उससे पीछे भी चले जाएं, 13 का हुकूमत चले जाएं, 8 के इलेक्शन के बाद की हुकूमत चले जाएं, 90s में ये थे, ये क्या कुछ नहीं होता रहा यहाँ पर। लेकिन अगर तो मामलात को आगे चलाना होता है ना, बेहतरी की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ जाना है, तो बहुत सारी चीजों को भुला के हमें आगे नए कॉन्ट्रैक्ट करके आगे निकलना है और अपनी हमने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का ये आवाम के लिए सोचना है। अभी आपको ये एहसास है इस बात का कि ये 16 महीने में जो पीडीएम की हुकूमत थी, जिसको ये कहते हैं कि तबाह हो गए हम, ये कुछ हो गए, जब हुकूमत छोड़ी है इमरान खान ने, तो $14 बिलियन थे स्टेट बैंक के अंदर। 16 महीनों में जब इनकी हुकूमत जा रही थी तो $1 बिलियन भी नहीं था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री अभी चेक कर लें स्टेट बैंक से। ये 16 महीनों के अंदर $14 बिलियन जो है ये बैठ के खा गए। वो कहाँ गया पैसा? वो कोई और किसी और के हाथ में तो नहीं गया ना। ये तो दे हैव आर्ट कि कैसे एम्बेजल करना है, कैसे मिसअप्रोप्रिएट करना है, कैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना है। सही। तो जब तक हम ये पाबंदियां नहीं लगाएंगे, कोई भी हो, जो हो चुका हुआ, जो भी हुकूमत में आएगा, उस पर 2 पाबंदियां बड़ी सख्त होंगी। ठीक है, होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो आइन की पाबंदी करेगा, बिल्कुल सही, राइट ऑफ नहीं होगा। और दूसरा ये कि वो नेशनल एक्सचेकर में एक धेले की भी मिसअप्रोप्रिएशन नहीं करेगा। ये वो अमानत वाली बात है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑफेंस। चलें, हमसे पॉइंट आपका आ गया। खेलदास साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जमात है, ये जितनी जल्दी अगर आप लोग ये एक्सेप्ट करें कि ये इस जमात को सिस्टम में रख कर साथ लेकर ही आपको चलना पड़ेगा, चाहे उसका रोल अपोजिशन में हो, चाहे वो रोल आगे जाके तब्दील हो जाए, लेकिन ये पाबंदी इसका हल नहीं है। चूँकि अब वो जब ऐलान आप लोगों ने किया, इंटेंशन आपने शो की, तो उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन सिर्फ अपोजिशन नहीं, अपने हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से भी सामने आया है। तो अब इस हकीकत को तस्लीम करके ही आगे चलना है आपने। देखें, बात ये कि ये पार्लियामेंट में मौजूद है, सुन्नी काउंसिल का नाम दें, आज़ाद अरकान का नाम दें, या किसी जमात का आगे चल के नाम बदल जाए इनका, इस वक्त तो सुन्नी काउंसिल है, आज़ाद अरकान ही है। लेकिन अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होने जा रही है वो, क्योंकि अब तो फैसला सामने आ चुका है। तब देखेंगे, अभी तक नहीं है, आज तक नहीं है। जब पीटीआई में जमात बन जाएगी, वो आ जाएंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, तब देखेंगे, तब बात करेंगे। अभी ये बेनामी है या क्या नाम है इनको दें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो नाम इनको दे दे। मैं तो कोई नाम नहीं दे सकता, मेरे ख्याल में ये आज़ादी है। तो वहाँ पे ये असेंबली में डे टू डे जो बिज़नेस होता है, उस पर मराहत हैं, गाड़ियाँ चाहिए, स्टैंडिंग कमेटियाँ चाहिए, हर चीज़ इन्होंने ली है और ले रहे हैं। बाकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी चाहिए वो भी लेंगे। डे टू डे बिज़नेस जो पार्लियामेंट, उस पर आके बोलते भी हैं। जो कभी ये ना महंगाई पे बात करते हैं, ना बिजली के बिलों पे बात करते हैं, ये रोना धोना अपना धोते हैं, ये इदारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मन गढ़ंत झूठ की कहानियाँ सुनाते हैं, ये सुना कर निकल जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर से। मुझे बताए, ये एक तरफ कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इनसे सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, इनकी कोई वसत नहीं है, तो ये चाहते क्या है। दूसरी तरफ
ये हमारे सिपह सालार, हमारा ये सबका सिपह सालार है, ये मुल्क का सिपह सालार है, ये फ़ौज हमारी है, ये इदारा हमारा है, ये है तो हम सुकून की नींद सोते हैं। तो फिर उनके खिलाफ ठीक है, नहीं तो वो यही तो कह रहे हैं कि हम उनके इल्म में लाएंगे सारी बातें कि ये दरमियान में कौन इस वक्त ये गलतफहमियां क्रिएट कर रहा है और फिर ये इस मामले को बेनकाब करेंगे। चलिए शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, अहमद उवैस हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़ा अहम मौजू है उस पर बात करेंगे। दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और एक बार फिर ये साबित हो गया है कि अमेरिका की जानिब से सारी की सारी पाबंदियां सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं और भारत के लिए हम सिर्फ नवाजिशात वाला मामला देखते हैं। अब भारत के बड़े रिफाइनर को वेनेजुएला से तेल की दरामदाद दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका ने इजाज़त दे दी है। ब्लूमबर्ग की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि भारत की सबसे बड़ी निजी मिल्कियत वाली रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनूबी अमरीकी मुल्क पर पाबंदियों के बावजूद वेनेजुएला से खाम तेल की दरामद दोबारा शुरू करने की अमरीकी मंजूरी हासिल कर ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से भारत की खाम दरामदाद का तकरीबन 90% हिस्सा लिया है और ये अमरीकी मंजूरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब खुद अमरीका ही की जानिब से वेनेजुएला पर तिजारती पाबंदियां आयद की गई थीं। अप्रैल से दीगर बैनुल-अक़वामी तेल कंपनीज वेनेजुएला में कारोबार जारी रखने के लिए अमरीकी महकमा खजाना से इजाज़तनामे के लिए दरखास्तें दे रही हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई जिस तरह से भारत की कंपनी को नवाजा गया है। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी रिपोर्ट किया है कि रिलायंस के बाद विदेश ONGC भारत की सरकारी तेल और कुदरती गैस कॉरपोरेशन ने भी वेनेजुएला से खाम तेल की दरामद के लिए छूट के लिए दरखास्त दे दी है। जबकि जो इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अभी ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, माजी करीब में जब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उनके दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को तिजारती पाबंदियों की धमकियां दी गई थीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा सबके सामने है। ईरान पर लगाई गई अमरीकी पाबंदियों की वजह से वो अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों के बायस इस लाइन की तामीर का आगाज़ भी नहीं कर सका है, जबकि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद भारत ने रूस से सस्ते दामों तेल दरामद किया, फिर उसी तेल को यूरोप को बेचकर $50 अरब कमा लिए। क्या अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। अमरीकी धमकियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत किसी अमरीकी पाबंदी को खातिर में नहीं लाता, क्योंकि भारत को अमरीकी हिमायत मुकम्मल तौर पर हासिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के बाद ही कहा था कि अमरीका या कोई और मुल्क क्या कहता है इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को अपने मफाद को मुकद्दम रखकर फैसले करने होंगे और पाकिस्तान ऐसा करेगा। पाकिस्तान अपने मामलात पर किसी को वेटो की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला पुराना और पेचीदा है, लेकिन हर फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्की मफाद के फैसले फिर आखिर कब होंगे? फैसले तो हो जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? पाकिस्तान कब तक इन आलमी ताकतों की पाबंदियों में फंसा रहेगा और कब अपनी मईशत को खुद अपने फैसलों से बेहतर करने की कोशिश करेगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान रखेंगे। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र और गिरफ्त रखते हैं। नईम कुरैशी साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये हम देखते हैं कि अमरीका की जानिब से पाबंदी है, पाकिस्तान ना रूस के साथ कोई तिजारत कर सकता है, ना तेल ले सकता है वहाँ से, ना ईरान से गैस ले सकता है, ना वहाँ से ऑयल ले सकता है। और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भारत उन ममालिक के साथ बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है जिन पर अमेरिका ने खुद पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो ये दोहरा मयार अब बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो दोहरा मयार कब से बेनकाब है? देखें, एक तो बात यह है कि जब अमेरिका के क्लब में गया भारत और उसके बाद फिर उसने जो कुछ भी खेलना शुरू किया, और लेकिन उससे पहले भी वो ईरान के साथ एक बड़ी तिजारत कर रहा था और उनका तेल का एक बड़ा हुजम जो है वो ईरान से आता है। और बावजूद इसके कि ईरान के ऊपर तो बहुत सख्त पाबंदियां हैं, वेनेजुएला पे तो उस अंदाज में नहीं है, लेकिन बावजूद जो तेल वो लेता रहा, तिजारत करता रहा और जो उनके पोर्ट है उसके ऊपर भी बाकायदा उनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो भारत तो खुल के कर रहा है। और फिर अब वेनेजुएला से जिस तरह से आपने बताया है, तो यहाँ वेनेजुएला के साथ भी इनका काम चल रहा है। अमेरिका की पाबंदियों को जब कोई मानेगा ना, तो फिर लोग जो है वो अपनी थानेदारी कायम करेंगे।
देखना यह है कि अमेरिका की पाबंदियां जो हैं ये सिर्फ इसके अंदर इतना मुनाफिकाना रवैया क्यों है। अमेरिका जो है वो वही जो ह्यूमन राइट्स की बातें इसराइल के हवाले से होता है वहां उसको अक्सर मुस्तरद कर देता है, वहां उसको कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं नजर आती। वहां जो तमाम दुनिया के लोग जो कि कभी भी किसी रेड क्रॉस की बिल्डिंग के ऊपर या यूएन के लोगों पे या सहाफियों पे नहीं हमला करते, तो इस टाइम पे 367 जो यूएन के लोग हैं एहलकार, वो इस टाइम पे गजा की जंग में जो है वो इसराइल ने मार दिए। तकरीबन इसी तरीके से 200 से ऊपर जो सहाफी हैं उनको भी वो जो है इसराइल ने मार दिया, लेकिन अमेरिका खामोश है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर किसी जगह एक जानवर की कोई गड़बड़ कर दी जाए तो अमेरिका को पेट में मरोड़े उठने शुरू हो जाते हैं। अमेरिका की पाबंदियां उन लोगों को लिए होती हैं जो उनकी पाबंदियों को मानते हैं। जो लोग उनको जूते की ठोकर के ऊपर रखते हैं तो वो कामयाब रहते हैं। बात देखना यह है कि अमेरिका आपको क्या दे रहा है। अभी जो पिछले दौर में हमने पीडीएम के अंदर देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है और आर्मी चीफ हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब वो वहां बलूचिस्तान के दौरे पे गए, और जो ईरान के आंजहानी सदर रईसी साहब थे वो रईसी साहब भी वहां तशरीफ लाए। नतीजा ये निकला कि हमने एक तिजारती मंडियां जो है वो बॉर्डर के ऊपर कायम की और 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा जो है वो भी हमने उनसे तुरबत में लगवाया और उनके साथ हम बिजली अभी भी ले रहे हैं फिलहाल। तो मकसद ये है कि आपने एक पाबंदी को जो है वो पामाल किया तो आप बाकी पाबंदियां भी पामाल कर दें। असल मसला ये है कि आपके जो वजीर खजाना है ये काम जो है ये हमें वजीर खजाना वो चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में सोचे, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक से बेहतर नेगोशिएशन की बात यहाँ नहीं हो रही। पाकिस्तान अपनी मईशत के हालात बहुत बेहतर कर सकता है अगर ईरान से वो तेल ले, अगर ईरान से गैस ले, ईरान से बिजली ले। यानी कि बिजली की कीमत अगर आपको 5 रुपए फी यूनिट पड़ रही है तो आपको किस अक्लमंद ने मशवरा दिया है कि आप जो है अपनी बिजली वहां से ना लें। आपको 16 रुपए पे अगर पेट्रोल मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेते। अगर आपको जो है वो 550 गुना गैस की कीमत में जो है वो कमी आ जाएगी अगर ईरान से लें तो आपको किसने मना किया है। और फिर वो ये भी यहाँ बात खत्म नहीं होती, वो कहते हैं बार्टर ट्रेड कर लें, माल के बदले में माल ले लें। इससे पाकिस्तानी तिजारती हुजम जो है एक अंदाजे के मुताबिक पहले साल 15 से 20 अरब जो है वो डॉलर यानी कि 15 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन हम वहां तिजारत करने के लिए तो अब्दुल्ला साहब ये जाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में संजीदा क्यों नहीं है। मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ, नईम साहब का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। तो नईम साहब ये सब कुछ तो फिर बिजली के मामला, ऑयल के मामला, चूंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ चुका है ऑयल की वजह से, इंपोर्टेड फ्यूल की वजह से, तो ये पाकिस्तान क्यों इन मसाइल के हल की तरफ नहीं जा रहा, क्यों संजीदगी के साथ नहीं सोच रहा, अमेरिका के साथ बैठकर एक बार क्यों इन मामलात को रीनेगोशिएट नहीं किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए हमीद गुल साहब की माजरत चाहता हूँ, अब्दुल्ला गुल साहब की जो बात है वो बहुत मुनासिब बात की है उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की दो अमली या मुनाफिकाना पॉलिसी कोई आज की बात नहीं है। इसके बारे में तवील अरसे से हम सब जानते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उनकी ये पॉलिसी रहती है। असल चीज तो देखने की है कि हमारे हुक्मरान तबका जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या रवैया है। बदकिस्मती यह है कि मुल्क का वजीर दिफा जब ये कहता हूँ कि अमेरिका इतने कमजोर लोग हों कि जब वजीर दिफा ये कहे कि अमेरिका हमारे वेंटिलेटर बंद कर देगा, उनके बगैर हम करेंगे क्या, तो जाहिर है कि आप तो जनरल मुशर्रफ से लेके आज तक सर झुका के अमेरिका की बातें मानेंगे, तो जाहिर है कि वो आपके साथ यही रवैया रखेगा। और जिन मुल्कों की मईशत कमजोर होती है उनके साथ यही होता है। मुल्क की मईशतें जो है वो आपकी खारजा पॉलिसी का तयन करती है। ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला भी हमारे सामने है। फिर आपने देखा कि जो यूक्रेन की जंग के दौरान में भी भारत ने तेल लिया था और हम नहीं ले सके थे। तो ये सारी सूरत हाल असल में हमारे मुल्क के अवाम और हमारे मुल्क के हुक्मरानों के सोचने की है। और हमारी मईशत इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम किसी से भी, हम तो बांग्लादेश से मुकाबला करने के काबिल हमें इन हुक्मरानों ने नहीं छोड़ा है। आप देखिए पाकिस्तान की मईशत कमजोर कैसे हो गई। आप ये जो IPPs का मामला है, आप इसके मामले को उठा के देख लीजिए। अब 75 साल के बाद ये हुआ है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को अब ये पता चलने वाला है
कि पाकिस्तान को लूटा किस तरह गया और किसने लूटा। आप यकीन कीजिए, इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी जो है उसने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है, तवानाई की जो वजारत है, उनसे ये IPVs के मुआहदे तलब कर लिए हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है, उन मुआहदों में जो रद्द-बदल किया गया है, जो कैपेसिटी की पेमेंट्स की गई हैं, इसके मालिकान कौन हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर ये सारी तफसीलात मिल जाती हैं तो आप ये यकीन कर लीजिए कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा करप्शन का केस होगा। और नहीं सब ये तफसीलात मिलने के बाद फिर वो उन किरदारों को मुंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाए, तभी कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। वरना तो फिर कोई कमेटी बन गई, मामला आया गया हो गया, कोई कमीशन बन गया, तो फिर तो ये कोई हल नहीं निकल सकेगा इस मामले का। मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि ये जो अमेरिका का दबाव है, जो ये पाबंदियाँ हैं, ये मजबूरी है पाकिस्तान की या फिर ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है? यानी पाकिस्तान को हर हाल में ये मानना ही है या थोड़ी सी हिम्मत या बहादुरी दिखाकर ये इन चीज़ों से बचा जा सकता है? कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट? पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास ऑप्शन नहीं है। जिनके बच्चे, जिनके सारे मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हों, मगरिब के अंदर उनके घर हों, मगरिब के अंदर उनके सारे पैसे पड़े हुए हों। आपको नहीं मालूम कि ये कुरैशी साहब को पता है 550 बिलियन जो है पाकिस्तानियों का, 300 लोगों का वो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। तो वो किसका पड़ा हुआ है? वो कौन लोग हैं? वो पाकिस्तानी, मतलब वो पाकिस्तानी कौम का पैसा है, वो वहां कहाँ कर रहा है। अब मसला यहाँ ये है कि आपका, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था, अभी परवेज मुशर्रफ साहब की बात हुई। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो क्या फोन कॉल पे सरेंडर नहीं किया था उन्होंने? क्या वो शर्मनाक यू टर्न उन्होंने नहीं लिया था जिसने पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया? और आज ये दहशतगर्दी की जो जंग है, ये हमारे सर के ऊपर जो है वो एक देव बनकर जो है वो लटक रही है। देखें, असली मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान इन सब चीजों को नो कर सकता है। और जो अभी बात की कि जी मईशत के ऊपर, नहीं, मईशत के ऊपर लोग जो है वो सिर्फ ये नहीं है, क्या नॉर्थ कोरिया मईशत की बुनियाद के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है? कौमों के अंदर एक हमियत और गैरत भी हुआ करती है। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया की जब मईशत कमजोर थी, ये तो अब उसकी सिलिकॉन वैली वगैरह जो मेहरबानियां शुरू हुई और सन 2000 के बाद उनकी जो है मईशत जरा बेहतर हुई। उससे पहले क्या मईशत थी? जो पाकिस्तान इकोनॉमिक टाइगर था, जब एशियन इकोनॉमिक टाइगर था 1974 तक, तो तब पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा हुआ था? देखें, जब हमारी मईशत थी तो फिर बांग्लादेश क्यों बन गया? मईशत होती तो पाकिस्तान कैसे बन सकता था? पाकिस्तान तो कभी भी तख्लीक नहीं हो सकता था। मईशत एक बड़ा अहम नुक्ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक रेजिलियंस होती है कौम के अंदर, और अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री होके अगर इस तरह से कमजोरी की बात करेगा, और अगर इसके चंद जो हुक्मरान और मफादात और जो ख्वाजा आसिफ की बात की, अगर वो ये पैगाम देंगे डिफेंस मिनिस्टर, और याद होगा आपको कि PTI के जो बानी चेयरमैन है बतौर वजीर आजम, जब उन्होंने खड़े होके कहा था कि मैं अभी अभिनंदन को ना दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जो है उन्होंने मुख्तलिफ शहरों को निशाना बना के रखा हुआ है। और तो भाई आपके पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, प्रोग्राम है, आपने नहीं उनके शहरों को निशाना बना के रखा था। ये कौन सा जवाब था? कौमों को आप खौफ में मुब्तला करके जो है वो फैसले करवाते हैं। कौमों को बहादुरी दी जाती है, उनको हमियत, शुजात दी जाती है। और पाकिस्तान कौम में वो तमाम गुर मौजूद है। पाकिस्तान कौम में वो तमाम बहादुर के जो कौम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रेजिस्टेंस लेती है। लेकिन मसला ये है, जो आदमी मौत से डरता नहीं, फाका कश जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दे। हम तो फाका कश लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि जो है वो अमेरिका नाराज होता है या नहीं होता। हमें प्रॉब्लम इन लोगों को होती है जो जिनके असासे बाहर हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान को नहीं, उनके असासे जो है जब्त कर लिए जाएंगे। ये उनकी तकलीफ है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब नईम कुरैशी साहब, ये जिस बहादुरी, अहमियत और रेजिलियंस की बात कर रहे हैं इस वक्त अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये कौम हुक्मरानों को सिखाएगी या समझाएगी? पिछले तो कई दहाइयों में ऐसा नहीं हो सका, कई हुक्मरान आए, सबका रवैया कमोबेश एक जैसा ही रहा है। अमेरिका के साथ इसी तरह की डील्स, IMF प्रोग्राम्स में जाना, तो ये मामलात अब क्या कोई ऐसा नुक्ता आगाज़ आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ से बेहतरी की कोई उम्मीद हो? देखिए, जहाँ तक अब्दुल्ला गुल साहब की बात का ताल्लुक है, मैं उनकी बात को एंडोर्स करता हूँ। मैं यही कहना चाहता था कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया है। मुशर्रफ साहब भी ढेर हो गए और ये जितने हुक्मरान आज तक आए वो सब ढेर होने वाले हैं। असल चीज ये है कि मईशत के बगैर हमारा कुछ भी नहीं है। वो अलहदा बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि कौमें बहादुरी और हमियत से ही आगे बढ़ती हैं
और यही रवैया होना चाहिए। और दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक ने अमेरिका को हमेशा चैलेंज भी किया है और हमेशा अमेरिका उनके सामने झुका भी है, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को यही जरूरत है कि एक ऐसी हुकूमत बने जिसे अवाम का हकीकी मैंडेट हासिल, और ये जो पिछले 30 सालों से या 40 सालों से सन 1988 से जो दो खानदान हुकूमत करते रहे, दो पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान को इन हालों में पहुंचा दिया है कि ना तो हम अमेरिका, तो मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी सुपर पावर है दुनिया की, ये तो बहुत छोटे छोटे मामलात में हुकूमतों से मामला तय नहीं कर सकते। हम तो भारत के साथ भी अब मजबूती से बात करने की पोजीशन में नहीं है, जबकि हमारा माजी गवाह है कि हम हमेशा भारत से बहुत मजबूत पोजीशन में बात करते रहे, लेकिन आज हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। जब तक वसी तर पैमाने पे अवामी वोटों से अवाम के नए नुमाइंदे नहीं आते, नए लोग नहीं आते, नौजवान आगे नहीं आते, तब तक जो है, आपने पूछा कि इन हुक्मरानों से, तो इन हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद ठीक है, चलें, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इस मामले पर और इससे जुड़े दीगर मामले बात करते रहें। अपने मेहमानों को फिर से प्रोग्राम में आने की जहमत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, अब्दुल हमीद गुल साहब, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।